everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जिसमें आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें आपका अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो सारा आपका चीज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में मैम आपने बोला एक्सक्रीशन, तो इस प्रोसेस का क्या मतलब होता है ना। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, देखो हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन की बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है और उसमें क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव करना होता है और इसी रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है। क्या है, यूरियोटेलिक है, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ह्यूमन में वो आपका यूरिया है। आई बात समझ में। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। जैसे किसी में अमोनिया होगा, किसी में यूरिया होगा, किसी में यूरिक एसिड होगा। आई बात समझ में। तो आई एम होपिंग एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि बॉडी में अगर ये एक्यूमुलेट होगा तो कहीं ना कहीं ये आपका टॉक्सिक है ना। तो अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उसको हमें रिमूव करना होगा हमारी बॉडी से। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। आई बात समझ में क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, water, ions like sodium, chloride, phosphate, sulfate, etc. by metabolic activity or by excess ingestion. These substances have to be removed completely or partially, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया हो गया, चाहे यूरिया हो गया, चाहे यूरिक एसिड हो गया, ये आपकी बॉडी में बनते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए। इसी वजह से इनको हमें बाहर करना पड़ता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। आइए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अमोनिया हो गया, है ना, दूसरा यूरिया हो गया और तीसरा आपका यूरिक एसिड हो गया। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है, जो मोस्ट टॉक्सिक आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया, है ना। क्या है वो, अमोनिया है और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। मोस्ट टॉक्सिक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अमोनिया होगा। इसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ अगर आपसे लीस्ट टॉक्सिक पूछा जाए तो लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, आपका यूरिक एसिड है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि या तो आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज याद रहेगी या तो आपको बहुत ही बुरी चीज याद रहेगी, राइट। तो सेम यहाँ पर भी कहानी है, मोस्ट टॉक्सिक आपका अमोनिया है और आपका लीस्ट टॉक्सिक जो है वो आपका यूरिक एसिड है ना। और इसको इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है इसके रिमूवल के लिए, है ना। थोड़ा सा वाटर की जरूरत पड़ेगी, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट। समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ और टर्म्स के बारे में समझते हैं। अमोनोटेलिज्म क्या होता है और अमोनोटेलिक क्या होता है। ठीक है, अमोनोटेलिज्म का मतलब है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। इस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल उसको बोलेंगे जो जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, जो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये सारे क्या है, अमोनोटेलिक, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये आपका कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, दैट इज अमोनिया। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूं, जिसके अंदर अमोनिया
नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या फिर जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है या फिर एनिमल्स है जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं वो यूजुअली वाटर में होते हैं, है ना, वो यूजुअली एक्वाटिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमोनिया ही ऐसा है जिसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर ही रहते हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, उसको उनको एक्सक्रीट आउट करना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि अगर वाटर में है तो उनका क्या कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया ही होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट यूजुअली ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा अमोनिया जो है रेडिली सॉल्युबल है एंड एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेसेस और थ्रू द गिल सर्फेसेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है मेनी बोनी फिशेस, है ना, ये क्या है आपका अमोनोटेलिक है, राइट। क्लियर हो गई ये चीज, है ना, क्लियर हो गया। आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है यूरिया, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, यूरिया आता है। और ऐसे इस प्रोसेस को, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला था, अमोनोटेलिज्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा है, एक ही जगह पे लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप वो समझ जाओगे। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ था, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, तो अमोनोटेलिज्म था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया, इसमें आ जाएगा यूरियोटेलिज्म। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स में आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, मरीन फिशेस हो गई, ये क्या है, ये आपके यूरियोटेलिक है ना। क्या है ये, यूरियोटेलिक है। मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि अमोनोटेलिज्म का क्या मतलब होता है और अमोनोटेलिक का क्या मतलब होता है। इसमें कंफ्यूज मत करना, पहले बता रही हूं, ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत करना, यूरियोटेलिज्म क्या होता है और यूरियोटेलिक क्या होता है। समझ रहे हो, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं यूरिक एसिड में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरिक एसिड में। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी यहाँ पर कि यूजुअली जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है वो वाटर में रहते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है मरीन फिशेस, है ना, ये भी पानी में है, बट इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है ना। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर पानी में है तो उसमें अमोनिया ही होगा, राइट। समझ गए ना पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूरिक एसिड पे। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, उसको हम यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिज्म बोला जाता है। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, है ना, जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड बन रहा है, उनको हम यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, यूरिकोटेलिक बोलेंगे, राइट। यहाँ पर यूरिकोटेलिज्म लिखा हुआ है, यूरिकोटेलिक आएगा। ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ आप लोगों के लिए, यूरिकोटेलिक। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पर एग्जांपल्स में दिया हुआ है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। आपने देखा होगा कि आप मस्त जा रहे हो घूमने कहीं, है ना, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और आपने देखा कि एक कौवा आया और आपके है ना प्रसाद देकर चला गया। तो यहाँ पर वो पैलेट के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था, जो यूरिक एसिड है उसके रिमूवल के लिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। समझ गए मेरा पॉइंट, समझे कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, दे एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। यहाँ पर इतने ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो आई एम होपिंग ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो आप अमोनिया बताओगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आप यूरिक एसिड बताओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में और उनके पास कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर
एनिमल्स है ना। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्वर्टिब्रेट्स लिखा हुआ है, इन्वर्टिब्रेट्स, राइट। तो इन्वर्टिब्रेट्स में अगर आप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पर सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। फिर हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स में इनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, है ना, किडनी प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर उल्टा कर दिया, ये एनिमल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से इसको देख लेना, या फिर आप सही कर लेना, मैंने उल्टा लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आपके एनिमल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स में क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम लोअर एनालिड्स, सेफेलोकॉर्डेट, एम्फियोक्सिस, है ना। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। वहीं पे अर्थवर्म हो गया और आपके अदर एनालिड्स हो गए। इसके अंदर आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया, ठीक है। इंसेक्ट में मैल्फिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स। ये हमने एनिमल किंगडम में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब यहाँ पर आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है ना। ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगेन आपको याद करके रखना है कि किसमें क्या क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि कहीं आप बताने लग जाओ कि इसमें कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है या फिर इसके अंदर कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपके लिए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। बस आपको याद रखना है। अगेन एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो आप क्या बोलोगे, मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ना। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनमें कौन से किस टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो आप बोलोगे सिंपल ट्यूब्यूलर आपके फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, है। ये सारी चीजें बस आपको ये टेबल याद करनी है, ठीक है। ये आपकी बुक में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट यहाँ पर टेबल के फॉर्म में याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। सो आई एम होपिंग यहाँ तक तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमने एडवांस नहीं स्टार्ट किया है या हमने ऐसा कुछ नया नहीं स्टार्ट किया है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होगा ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और फिर नए नए टॉपिक्स पे जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। कहां पर आ जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो यहां पर मेरे पास है डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर आप इसको देखोगे, है ना, अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो है ये आपका क्या दिया हुआ है, इंफीरियर वीना कावा दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंफीरियर वीना कावा दिया हुआ है। ये आपका डॉर्सल आयोटा है ना। ये क्या है, आपका डॉर्सल आयोटा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। वैसे अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस डायग्राम पे आएंगे। पहले आ गया पेयर ऑफ किडनीज, है ना, किडनी प्रेजेंट है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है ना। क्या है ये, यूरेटर है। फिर आपके पास यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, जहाँ पर आपका यूरिन जो है टेम्पररी स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पर यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ पर यूरेथ्रा है, ठीक है। ये सारा आपका किसका पार्ट हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये आपका इंफीरियर वीना कावा हो गया और ये आपका आयोटा हो गया, डॉर्सल आयोटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रीनल आर्टरी है और पीछे के साइड यहाँ पर रीनल वेन है, ठीक है, रीनल वेन है। बहुत बढ़िया बात है। अभी हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है, फिर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है जहाँ पर आपका यूरिन जो है टेम्पररी स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है अगर प्रेजेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और पढ़ते हैं किडनी के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किडनी की अगर मैं बात करूं तो रेडिश ब्राउन कलर का और बीन शेप का होता है, ठीक है। बीन शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये इसका लोकेशन दिया हुआ है। क्या है लोकेशन, बिटवीन द levels of last thoracic and third lumbar।
अब अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब हम लोग लोकोमोशन वाले चैप्टर पे जाएंगे वहां पर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो सारी चीजें लिखी है ना, लास्ट, थोरैसिक एंड थर्ड, लंबर, वर्टिब्रा, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे ही खत्म होगा आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये इसका लोकेशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आपका विड्थ दिया हुआ है 5 to 7 सेंटीमीटर, आपका थिकनेस दिया हुआ है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना है 120 to 170 ग्राम, ठीक है। ये पूरा हो गया आपके किडनी के, छोटा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इस डायग्राम पे। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो मैंने बोला था बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और रेडिश कलर का है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर देखो, एक तो मैंने ये बनाया है ना, एक तो मैंने ये बनाया है और दूसरा मैंने ये बनाया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका रीनल कैप्सूल है, ठीक है। ये क्या है आपका रीनल कैप्सूल है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ये एक नॉच है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, जहां से आपका यूरेटर और फिर आपकी रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वीन हो गए, यहाँ से एंट्री मारी है, या फिर कुछ नर्व्स भी होते हैं, है ना, जो यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। ये जो आपका एकदम ब्रॉड फनल शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेजर कैल्सिस है ना, और आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर आगे टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके माइनर कैल्सिस है, ठीक है। तो माइनर कैल्सिस मिलके एक मेजर कैल्सिस बना रहे हैं, ठीक है। माइनर कैल्सिस मिलके एक मेजर कैल्सिस बनाते हैं, तो मेजर कैल्सिस एंड माइनर कैल्सिस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर किडनी को हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है आउटर कॉर्टेक्स और होता है इनर मेड्यूला, ठीक है। ये आपका आउटर कॉर्टेक्स हो गया और ये आपका इनर मेड्यूला हो जाता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, हमने किडनी को दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आउटर कॉर्टेक्स हो गया और एक होता है इनर मेडुला, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ये आपके कॉनिकल मासेस होते हैं जिनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, राइट, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। जो आपका आउटर कॉर्टेक्स है वो आपके मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम होपिंग आपको यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जितना भी पूरा डायग्राम है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार और अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपका रीनल कैप्सूल है, ठीक है ना। ये आपका हाइलम है, हाइलम हाइलम हाइलम, और यहाँ से आपका रीनल वेन, रीनल आर्टरी और आपका यूरेटर एंटर कर रहा है। ये जो है ये पूरा रीजन आपका रीनल पेल्विस कहलाता है ना, ब्रॉड फनल शेप। फिर यहाँ पर मेजर कैल्सिस है, मेजर कैल्सिस माइनर कैल्सिस मिला के मेजर कैल्सिस बना रहे हैं। ये आपके कॉनिकल मासेस है जिनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। किडनी को हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आउटर कॉर्टेक्स हो गया और इनर मेडुला हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। तो आई एम होपिंग ये जो स्ट्रक्चर है पूरा किडनी का, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर भी ये चीज़ें दी गई है ना, यहाँ पर भी ये चीज़ें दी गई है। ये वाला रीजन जो है वो पेल्विस हो गया, है ना। ये आपका रीजन जो है पेल्विस हो गया, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है ना, और ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पर मेजर कैल्सिस होगा, माइनर कैल्सिस होगा। ये सारा पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं एक मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने, दैट इज कि भाई किडनी के बारे में तो हमने बात कर ली है, बट उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है ना।
जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वैसे ही किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका नेफ्रॉन, और ये मिलियंस में प्रेजेंट होता है ना, ये क्या होता है, मिलियंस में प्रेजेंट होता है, राइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे कि जो नेफ्रॉन्स है उनके क्या क्या पार्ट्स हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं, वी हैव ग्लोमेरुलस, है ना, जो आपका टफ कैपिलरीज होता है, और दूसरा आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक एक करके हम बहुत ही अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, सब कुछ समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, नेफ्रॉन जो है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, राइट, यही चीज बोली मैंने। अब जो नेफ्रॉन है उसके भी दो पार्ट्स है, एक हो गया ग्लोमेरुलस और दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है आपका, टफ कैपिलरीज है ना, क्या है ये, टफ कैपिलरीज है, जो कौन फॉर्म कर रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म कर रहा है। अब एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। मैंने आपको बताया था ना, रीनल आर्टरी, यहां पर अगर आपने डायग्राम में देखा होगा, रीनल आर्टरी यहां पर एंटर कर रही है, राइट। तो ये जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल है, इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो क्या फॉर्म कर रहा है, टफ कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर डायग्राम दिखाऊं तो देखो, ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, ये क्या है आपका एफरेंट आर्टेरियोल है ना, और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये आपकी टफ कैपिलरीज है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इधर से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो आपको टफ कैपिलरीज गुच्छा दिखाई दे रहा है ना कैपिलरीज का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कप है और उसके अंदर नूडल्स रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कप है और उसके अंदर नूडल्स रखे हुए हैं, तो नूडल्स तो आपका ग्लोमेरुलस हो गया। और ये जो ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ है ना। आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अभी तक हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है वो डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ से ब्लड आता है ना, एफरेंट आर्टेरियोल से, और यहाँ से ब्लड जो है चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, यही चीज यहाँ पर लिखा है, ब्लड कैरिड बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा सा आते हैं कहानी में और आगे, और यहाँ पर जो आपका बोमेंस कैप्सूल है प्लस ग्लोमेरुलस है, ये मिलकर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या मिलकर बना रहा है, मैल्फिजन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल बना रहा है। ठीक है, इनके दो नाम हैं, या तो हम इसको मैल्फिजन बॉडी भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, दोनों, यस, ग्लोमेरुलस भी और आपका वुमेन्स कैप्सूल दोनों मिलके आपका मैल्फिजन बॉडी और रीनल कॉर्पसल बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आप एफरेंट आर्टेरियोल देखोगे और इफरेंट आर्टेरियोल देखोगे, तो एफरेंट आर्टेरियोल का जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, क्या है, इसका थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ए से आना, ई से एग्जिट करना। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके ग्लोमेरुलस के बारे में, राइट। अब हम आ जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल पे। तो रीनल ट्यूब्यूल में आपका आ जाता है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर आपके ग्लोमेरुलस में सिर्फ टफ कैपिलरीज आ रही है, और टफ कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल मिलके आपका मैल्फिजन बॉडी या फिर आपका रीनल कॉर्पसल बनाता है। ठीक है, बट ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल, फिर आपका पीसीटी आ गया, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपका LOH आ गया, दैट इज लूप ऑफ हेनले, उसमें असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब आ गया। उसके बाद DCT आ गया और कलेक्टिंग डक्ट आ गया। ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आपके रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे, ये देखो, यहाँ से ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, है ना, ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया। ये जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये क्या है, आपका PCT है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका लूप ऑफ हेनले है ना, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपका DCT है ना, अगेन कॉइल्ड ट्यूब्यूल। और ये जो आपका स्ट्रेट ट्यूब्यूल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं
कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है आपका, ये है आपका रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, मतलब ये रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। सो आई एम होपिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगेन, है ना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलिए अब मैं आपको जो भी मैंने चीजें बताई हैं उसको समराइज कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आपका क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया हुआ है। तो पूरा अगर आप देखोगे, और एक चीज मैंने और बताई थी कि हमने किडनी को डिवाइड किया हुआ है तो रीजन्स में, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पर अंदर यहाँ पर आपका मेड्यूला आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ये बना रहा है आपका टफ कैपिलरीज, यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बोमन्स कैप्सूल है हमारा प्यारा प्यारा सा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये आपका पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि जो पीसीटी है यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आप बोलोगे कहाँ पर होगा, पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लूप ऑफ हेनले, है ना, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह है, हेयर पिन की तरह है। तो ये आपका डिसेंडिंग हो गया और ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, ये आपका डीसीटी हो गया और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये आपका क्या बनाता है, ये मतलब ये आपके ये आपके लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से ये क्या बना रहा है, ये आपका वासा रेक्टा बनाता है, ठीक है, ये आपका वासा रेक्टा बना रहा है और ये कैसा होता है, यू शेप्ड, ठीक है, कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। साथ ही साथ ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये ओपन कहाँ पर होता है, रीनल पेल्विस में होता है थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू ये आपके रीनल पेल्विस में ओपन होता है। क्लियर हो गया ये चीज, है ना। सो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेफ्रॉन है वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले मैं ये बता रही हूँ ये कौन सा नेफ्रॉन है, ये आपका जक्स्टा मेडुलरी है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ जक्स्टा मेडुलरी, मेडुलरी, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आपके दो टाइप के हैं, एक कॉर्टिकल हो गया और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। जो ये डायग्राम देख रहे हो किसका है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का है, ठीक है। क्या डिफरेंस है मैम, है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका मैल्फिजन ट्यूब्यूल हो गया, सॉरी आपका जो मैल्फिजन कॉर्पसल, नॉट मैल्फिजन ट्यूब्यूल, मैल्फिजन या फिर रीनल कॉर्पसल बोल लो या फिर आप मैल्फिजन बॉडी बोल लो, है ना। मैल्फिजन बॉडी साथ ही साथ पीसीटी एंड डीसीटी ये कहाँ पर होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो लूप ऑफ हेनले है वो आपका इतना ज़्यादा मेडुला में एक्सटेंड नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है और इतना ज़्यादा कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स में ही रहता है, मेडुला में एक्सटेंड नहीं करता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन मेडुला, है ना। अगर मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, जैसे कि अगर मान लो ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, है ना, एंड ये हो गया मेडुला, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ पर आपका एफरेंट आ गया, है ना, यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल, ये टफ कैपिलरीज, एफरेंट आर्टेरियोल, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा पीसीटी और इधर इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा मेडुला में और यहीं से आपका डीसीटी आ गया, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आ गया, ये आपका
इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्या है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे लूप ऑफ हेनले इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा है मेडुला के अंदर। वहीं पे अगर आप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करोगे तो यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, साथ ही साथ वो एकदम मेडुला के अंदर धसा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कॉर्टेक्स में ही है, मतलब पूरा मैक्सिमम अगर आप देखोगे लूप ऑफ हेनले को तो वो मैक्सिमम आपका कहाँ पर है, आपके कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड है ना। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वहाँ पर आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो धसा होगा पूरा आपके मेडुला में, राइट। जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये जो आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये किसका है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप देखो लूप ऑफ हेनले एकदम अंदर मेडुला में धसा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऊपर ऊपर तक नहीं है, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यहाँ अंदर तक पूरा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए, तो आई एम होपिंग ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले काफी ज्यादा शॉर्ट होता है और वो इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है मेडुला में। और वहीं पे अगर आप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करोगे तो ये आपका मेडुला के अंदर एक्सटेंड करता है, साथ ही साथ इसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो आपका काफी लॉन्ग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है वो पूरा खत्म होता है। सो आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। ये अभी भी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, अभी भी बेसिक ही चल रहा है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है। जैसे अभी तक मैं अगर आपको बताऊँ कि क्या क्या पढ़ लिया हमने, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। और फिर उसके बाद हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या है वो प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लिया है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया, बेसिक चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है वो, यूरिन फॉर्मेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टड़ा 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 टड़ा, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेनली यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है आपका सिक्रीशन, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रोसेसेस हैं यहाँ पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, दूसरा हो जाता है आपका रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा हो जाता है सिक्रीशन। अब एक एक करके हम सबके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बारी आती है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, है ना। सबसे पहले बारी आती है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो भाई यहाँ पर जो भी डायग्राम आपको दिख रहा है पीछे, जो भी नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको बनाते रहना, लिखते रहना अपने साथ नोटबुक में, क्योंकि यही एग्जाम में आपके काम में आने वाले हैं। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके मुझसे मैं डायग्राम की हेल्प से आपको सारी चीजें समझाऊं, बट खुद से भी करते रहना, मेरे भरोसे मत बैठे रहना। मेरे भरोसे मैंने अपना काम कर दिया, मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। अब आपकी बारी है, आपको लिखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है। देख लेना एग्जाम में सिर्फ यही शॉर्ट नोट्स आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें। यहां पर हमारे पास ये तो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, दैट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, वैसे तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है पिछले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि जो कैपिलरीज होती है उसमें एक सिंगल लेयर होती है, किसकी, एंडोथीलियम की, ठीक है। एंडोथीलियल सेल की एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, सिंगल लेयर होती है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। दूसरा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। तीसरा, अगर आप इधर आओगे, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। और ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड पोडोसाइट। इनके बीच में यहाँ पर
ये क्या बना रहा है, ये आपका फिल्ट्रेशन पोर बना रहा है, या फिर इसको हम लोग स्लिट पोर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूँ तो कैसे होता है, देखो यहाँ पर ना ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड आता है एकदम एफरेंट आर्टेरियोल में हाई प्रेशर से आता है, ठीक है, एकदम हाई प्रेशर से आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हाई प्रेशर है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन में। तो यहाँ से ब्लड आया एकदम हाई प्रेशर से। अब आपको पता है कि जो ग्लोमेरुलर है, जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, वहां पर आपका क्या है, एक सिंगल लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है ना। तो यहां से जो भी आपके वाटर या फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे है ना, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे, बट लार्ज प्रोटीन्स नहीं फिल्टर आउट होंगे, ठीक है। लार्ज प्रोटीन्स वहीं पर रहेंगे, बट छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, है ना। जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो आपका छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो आपके इधर आ जाएंगे, है ना, इस साइड आ जाएंगे, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है, फिल्टर आउट हो जाएंगे। बाकी जो लार्ज प्रोटीन्स है वो उधर ही रह जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर ये इधर से जाएंगे, जो आपके स्लिट पोर्स है इनका यहाँ पर ऐसा छन्नी है ना, छाना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये छनाई होगी इनकी अच्छी खासी। छनाई होने के बाद जो यहाँ पर आपका बचेगा उसको हम लोग फिल्टरेट बोलेंगे, ब्लड नहीं बोलेंगे अब उसको, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, फिल्टरेट बोलेंगे, ब्लड नहीं बोलेंगे। इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा होगा एक्सेप्ट प्रोटीन्स, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताया था कि प्लाज्मा के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो 90 to 92% क्या था, वाटर था, फिर प्रोटीन्स थे, फिर आपके मिनरल्स थे, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर जो आपका फिल्ट्रेट बना है इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे प्लाज्मा के, बट यहाँ पर प्रोटीन्स नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजन हो गया, है ना, फाइब्रिनोजन, आपका ग्लोब्यूलिन्स, ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं होंगे, राइट, क्लियर हो गया, है ना। बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। फिल्ट्रेट आ गया है ना। और ये जो फिल्ट्रेट है ये 1 मिनट में 125 ml, दैट इज कॉल्ड GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में 125 ml पर मिनट आपका GFR होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कार्डियक आउटपुट भी बताया था कि कार्डियक आउटपुट का मैंने कुछ वैल्यू बताया था, कितना होता है, 5 लीटर्स होता है ना, कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। अब जो कार्डियक आउटपुट का 1/5 कार्डियक आउटपुट का जो 1/5 ब्लड है वो आपके एफरेंट आर्टेरियोल में एंटर करता है ना। 1/5 मतलब 20%। अगर 5 लीटर्स है ना, या फिर 5000 ml मानो, ठीक है, 5000 ml मान लो, तो आप मान सकते हो कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है आपके एफरेंट आर्टेरियोल में एंटर करता है। और जो GFR आप देखोगे दैट इज 125 ml पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, जिसको हम लोग GFR बोलते हैं, दैट इज 125 ml पर मिनट, और एक दिन में 180 लीटर्स होता है। और यहाँ पर जो यूरिन रिलीज करता है कोई भी इंडिविजुअल वो होता है 1.5 लीटर्स। समझ रहे हो, कैलकुलेशन देख रहे हो यहाँ पर, है ना, कि भाई इतना होता है पर डे का, और यहाँ पर एक दिन में 1.5 लीटर्स यूरिन रिलीज होता है। तो मतलब यहाँ पर जो 99% जो फिल्ट्रेट था वो आपके बॉडी में ही रीअब्सॉर्ब हो गया है ना, आपके बॉडी में ही रीअब्सॉर्ब हो गया है, सिर्फ इतना ही आपका आउटपुट आया, मतलब यूरिन रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मोस्टली या फिर 99% अगर आप देखोगे फिल्ट्रेट जो है वो आपकी बॉडी में ही रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, और फिर दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा हो जाएगा आपका एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जहां पर आपके पोडोसाइट्स हैं और ये स्लिट पोर्स बनाते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये जो आपका ब्लड आया है इसका काफ़ी अच्छा एकदम फिल्टर हो जाता है, और लार्ज प्रोटीन्स उसमें नहीं होते हैं, है ना। साथ ही साथ जो ये आपका बनेगा दैट इज कॉल्ड फिल्टर रेट, यहाँ पर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। चलो,
अब हम चलते हैं आगे, है ना। आगे मैंने आपको कैसे बताया, आगे मैंने ये बताया कि GFR इज 125 ml पर मिनट और एक दिन का 180 लीटर्स पर डे होता है। और यूरिन कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर्स आप मान लो, है ना। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि जो 99% फिल्ट्रेट था वो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा ही रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, और इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। अभी समझाती हूँ मैं आपको, है ना, अभी मैं आपको समझाती हूँ अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन। आइए आइए आइए, ये डायग्राम देख के बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या ही लेकर आए हो मैम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब समझ में आएगा। देखो रीअब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। एक्टिव मतलब वही एनर्जी का यूज़ करके, है ना, जिसमें आपको कुछ लगाना पड़ रहा है, तो वो होती है आपकी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव मतलब इसमें कोई भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, किसी भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज का हो गया, अमाइनो एसिड का हो गया, सोडियम का हो गया, ये आपके कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो एरोज दिखा रहे हैं, है ना, ये बाहर की तरफ जो दिखा रहे हैं, ये दिखाने का मतलब है कि रीअब्जॉर्ब हो रही है ये सारी चीज़ें, और ये अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ मतलब सिक्रीशन हो रहा है इनका, ठीक है। सिक्रीशन पे वैसे हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, इसी स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है रीअब्जॉर्प्शन, है ना, ये क्या शो कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और ये सिक्रीशन शो कर रहा है, ठीक है, यस, ऑलराइट। तो ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस का हो रहा है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम का। यहाँ पर आप देखोगे न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर, NaCl, बाइकार्बोनेट, है ना, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और वहीं पे पैसिव में देखोगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, H2O हो गया, HCO3 नेगेटिव हो गया, क्लोराइड हो गया, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर NaCl का, HCO3 नेगेटिव का फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट, ओके, बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्रीशन की अगर हम बात करें, सिक्रीशन हम लोग क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम लोग आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखें, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को हमें मेंटेन करके रखना है, इसी वजह से हम लोग सिक्रीशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस का होता है, पोटेशियम क्या हो गया, NH3 का हो गया, H+ का हो गया, इसका सिक्रीशन हो रहा है। यहाँ पर भी सेम इन्हीं चीज़ों का हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ अगर आप इधर देखोगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। ये आपका लुपोफेल्ले में किसका मतलब कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, किसके लिए परमिएबल है, किसके लिए नहीं परमिएबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन समझ में आ गया। रीअब्जॉर्प्शन में आपके ये सारी चीज़ें जो रीअब्जॉर्ब हो रही है, और सिक्रीशन में आपका पोटेशियम, NH3, H+, ये आपके सिक्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना है। क्लियर हो गया, चलिए। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस किसका, यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूरिन फॉर्मेशन में आपके 3 मेन प्रोसेसेस हैं, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन है, उसके बाद सिक्रीशन है। तो तीनों प्रोसेस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक मिनट, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको ये वैसे तो चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर आपका
100% रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, और ड्यू टू लाइन बाय द ब्रश बॉर्डर। क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ पर मोस्टली मैक्सिमम, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे? पीसीटी में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इधर आ जाओ, है ना, यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये आपका क्या है? ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है? आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इट इज परमिएबल टू वाटर, ठीक है, एंड इट इज नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप किसी भी, जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपके पास सोल्यूशन में चीनी और पानी है ना, आप सोल्यूशन बना रहे हो, तो सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें से पानी निकालूं तो आपका जो सोल्यूट है ना, वो कैसा हो जाएगा? मतलब कैसा होगा? वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, है ना। पानी आप निकाल रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो सेम यहीं पे, क्योंकि ये वाला जो लिम्ब है, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पर जो आपका अंदर का जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्पर्मिएबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है अंदर ही होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आओगे तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ से NaCl जाएगा। तो अगर आप किसी भी चीज से इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हो, है ना, या फिर कोई भी, अगर वही एग्जांपल ले लो चीनी और पानी का, अगर आप चीनी निकाल रहे हो तो वहां पर कैसा हो जाएगा फिल्ट्रेट? वहां पर आपका डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होगा वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, डीसीटी में अगर आप आओगे तो यहाँ पर कंडीशनड रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब कंडीशनड रीअब्जॉर्प्शन मतलब कोई कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशनड रीअब्जॉर्प्शन आपके डीसीटी में होती है। कलेक्टिंग डक्ट में आओगे तो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन? क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी से पानी और वाटर का लॉस हो, है ना। तो हम बहुत ही ट्राई करते हैं कि जितना हो सके पानी को बचाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो 4x कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में, इसलिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यूरिया का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अभी हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में बात करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग ये पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। पीसीटी में अगर आपसे पूछा जाए तो बोल देना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, किसके लिए इम्पर्मिएबल है, वो चीज आपको बतानी है। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो किसके लिए परमिएबल है, किसके लिए इम्पर्मिएबल है, उसके हिसाब से फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, किस तरीके का हो जाएगा, वो चीज आपको बतानी है। फिर डीसीटी में आपको बताना है कि कंडीशनड रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब कंडीशनड रीअब्जॉर्प्शन का केस मैं आपको बताऊंगी, मतलब क्या मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ताकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। यहां से यूरिया भी आपका कलेक्टिंग डक्ट से बाहर जाता है, फिर ये आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से इधर आके फिर से ये इधर आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने मैकेनिज्म पे, ठीक है। किस पे आ गए हैं? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमंस है ना, वो 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं, और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं काउंटर करंट का क्या मतलब होता है ना। काउंटर करंट, जैसे मैंने बोला काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंटर करंट का क्या मतलब होता है। तो काउंटर करंट का मतलब होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, है ना, कोई भी फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज तो मैंने आपको बताई दी है, मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। ये चीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अब काउंटर करंट, जैसे मैंने बोला कि फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब यहाँ पर आपका क्या क्या काम में आने वाला है। तो आपका लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना, तो लूप ऑफ हेनले और आपका वासा रेक्टा, ठीक है,
क्या काम में आने वाला है, वासा रेक्टा। अब इनके बीच में कैसे फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो एक बार हम लोग देखते हैं। आइए 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 इस डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम पे आइए, ठीक है। डोंट वरी, डरने की क्या बात है ना, डरने की कोई बात नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। अगेन ये जो क्वेश्चन आता है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, है ना, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ, ठीक है। और आंसर लिखोगे तो वहां पर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब देखो काउंटर करंट मैंने बोला कि फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपका एक तो लूप लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और आपका वासा रेक्टा आता है काम में, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हेल्प करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग हो गया। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे, है ना, कि फिल्ट्रेट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इसमें, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नीचे की तरफ। और वहीं पे असेंडिंग में देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है। तो ये ऑपोजिट हुआ कि नहीं, ऑपोजिट हुआ, है ना, पहला चीज। दूसरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इधर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या ये ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इधर आ जाओ, पहले इसको और इसको देखो, इन दोनों को भूल जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ये आपका क्या है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट का फ्लो किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पर कैसा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये भी हो गया ऑपोजिट, बिल्कुल हो गया, है ना। यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। ये आपका क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये किस में है, वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो क्या ये ऑपोजिट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यही है आपका पूरा काउंटर करंट, फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो किस किस के बीच में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ascending and descending limb of vasa recta, ascending limb and of vasa recta and descending limb of loop of Henle, है ना, ascending limb of vasa recta। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ascending हो गया और ये आपका descending limb of loop of Henle हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और ascending limb of loop of Henle और descending limb of vasa recta, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर कॉर्टेक्स से लेकर, है ना, कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला में, कॉर्टेक्स में कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज 300, और नीचे की तरफ आओगे तो 1200 है। तो इतनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ रही है ना, कितनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। कॉर्टेक्स से लेकर, कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है और यहाँ पर इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 1200 है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो इसका क्या रीज़न है, इसका क्या मेन रीज़न है, ये जो ग्रेडियंट हुआ है ना, ये ग्रेडियंट कॉज होने का क्या मेन रीजन है। तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। ये दो चीज है जो इतना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम में या फिर आपके मेडुला में बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे हो रहा है वो चीज हम लोग एक बार फटाफट से देखते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने ढोकलास, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की, है ना, फिर असेंडिंग पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है। क्या बताई है मैम, मैम ने ये बताया था कि इट इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये बात बताई थी मैंने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, क्योंकि वाटर बाहर की तरफ आ रहा है तो जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये इधर अंदर की तरफ जाएगा, बिल्कुल नीचे मतलब मेडुला में, तो यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वहीं पे अब हम आ जाते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ पर एक चीज मैंने और बताई थी, यहाँ पर मैंने ये चीज बताई थी कि इट इज दिस लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaCl। तो NaCl जो है
बाहर जाएगा एंड इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, तो वाटर यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे धीरे 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 NaCl तो बाहर जा रहा है ना, यहाँ पर ये बाहर जा रहा है, तो धीरे 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 जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जैसे मैंने बोला अगर इसको और इसको ले लो, ठीक है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, तो यहाँ से NaCl इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो NaCl यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज किया, किसने, आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और वहीं पे अगर आप इधर आओगे, है ना, इधर की बात करोगे, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये आपका क्या है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, तो यहाँ से इसके बीच में, इन दो लिम्स के बीच में एक्सचेंज होगा, यहाँ से वाटर निकला तो यहाँ से वाटर अंदर की तरफ गया, तो इस तरीके से आपका इतना ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी जो है मेडुला में बढ़ा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, यहाँ से वाटर का, यहाँ से आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, यहाँ से यूरिया, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ से यूरिया, ठीक है, और ये जो यूरिया है ये आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर कर जाता है और फिर यहाँ से दोबारा से इधर आ जाता है, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो आपका मेडुला है उसमें इतना ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ताकि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। ये जो पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कन्फ्यूजन हो सकती है, तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। देखो, मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या बोल रही हूँ मैं, मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, नहीं, काउंटर करंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे मैमल्स की बात किया जाए तो दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वाटर का लॉस हो, इसी वजह से हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब होता है फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर कैसे वो हो रहा है, किन किन लिम्ब के बीच में हो रहा है ना, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये आपका क्या है, ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो इनके बीच में यहाँ पर फ्लो देखोगे तो ऑपोजिट है, यहाँ पर मतलब नीचे की तरफ है और यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो ये ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, किसका, वासा रेक्टा का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो अगेन हुआ ना ऑपोजिट। अच्छा, अब इसके और इसके बीच में देखोगे तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये भी ऑपोजिट हुआ। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये होगा, तो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर में हो कैसे रहा है, ठीक है। तो अगर आप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आओगे तो यहाँ पर इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, इट इज नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसी को अनुमति है तो वही बाहर जाएगा, राइट। जिसकी वजह से धीरे 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 आप इधर तक आओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। वहीं पे अगर आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करोगे तो इट इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, तो धीरे 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 यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपकी कम होती जाती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से NaCl बाहर गया, यहाँ से इधर एंटर कर गया, ठीक है, इनके बीच में एक्सचेंज होगा, वाटर इधर से गया, इधर के अंदर आ गया, इस तरीके से ये इतनी ज़्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम में मेंटेन करके रखते हैं। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। आई बात समझ में, जो ह्यूमन की किडनीज होती हैं वो 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इसी पे, है ना, तो इसको, इस टॉपिक को इसी तरीके से तैयार करना
कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैंने टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, अब यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, राइट। तो आप डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लिए प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। क्या है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी के फंक्शन को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो रेगुलेशन के लिए वी हैव हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। दूसरा है JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, और तीसरा है आपका हार्ट, है ना। ये तीन चीजें हैं जिनकी हेल्प से आप किडनी का फंक्शन क्या कर सकते हो? रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है। आइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो अब होता क्या है मैम, आप समझो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, है ना। अब अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होगा जिसकी वजह से कुछ रिसेप्टर्स है जिनको हम लोग ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई फ्लूइड जो है वो कम हो चुका है ना, फ्लूइड का लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होते ही ये क्या करेंगे, ये सिग्नल भेज देंगे आपके हाइपोथैलेमस को और स्टिमुलेट कर देंगे टू रिलीज ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। आपको पता है ना, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। जो ADH है ये क्या करेगा? इट फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द DCT एंड प्रिवेंट डाययूरेसिस। देखा यहाँ पर इसी की बात हो रही थी जो मैंने बोला था, कंडीशनड रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT से, तो यहाँ पर यही वाला है। तो जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इट फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द DCT, प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, है ना, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड इट रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ ADH, ठीक है। ये करेगा नेगेटिव फीडबैक, ये देगा आपके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? बेसिकली नेगेटिव फीडबैक होता है कि अगर आपको कोई चीज़ रोकनी है, पॉजिटिव फीडबैक मतलब हमें और चाहिए, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव फीडबैक तो वो और हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है, ADH को और रिलीज करेगा। यहाँ पर हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि भाई अब हमें ADH की ज़रूरत नहीं है, अब उसको रिलीज मत करो, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव फीडबैक उधर हाइपोथैलेमस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ADH है ना आपका, जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसका एक और फंक्शन होता है। देखो ये क्या करता है? आपके GFR को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर GFR जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो ADH है उसको कैसे इंक्रीज करेगा? ये करवाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सबको पता है, ब्लड वेसल क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, है ना। अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है तो जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स हाउ ADH जो है वो आपके GFR को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। ये इसका एक और फंक्शन हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं RAS पे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, तो इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। RAS इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहाँ पर बेसिकली मानो कि अगर आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर GFR जो है वो कम हो गया है, अब इनके कम होने की वजह से ये आपके JG सेल्स दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ बेसिकली कि होता क्या है। यहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है, तो जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगेन कम हुआ तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ब्लड फ्लो कम हो गया है ना। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कौन बना रहा है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसमें कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, है ना, और साथ ही साथ आपका जो DCT है वो मिलके आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बना रहे होते हैं। अब अगेन उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी डिटेल में। बस इतना याद रखना कि वो आपके JG सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है।
एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, और जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है वो एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करवाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ये पूरा मैकेनिज्म है। दूसरा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आपका ब्लड प्रेशर और जीएफआर और किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है, तो यहाँ पर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा डीसीटी से, है ना, ये डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और अगेन ब्लड प्रेशर और आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा है हार्ट। ये जो आपका एएनएफ मैकेनिज्म है ना, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर मैकेनिज्म, ये आपके रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करके रखता है। जैसे मैंने बोला रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो इंक्रीज करता है ना, जीएफआर को इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि तुम लोग बड़े शरारती बच्चे हो पर तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तो सेम यहाँ पर जो आपका एएनएफ मैकेनिज्म है ये भी कंट्रोल करता है कि भाई अगर ज्यादा हो जाए तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना चेक करने के लिए, क्योंकि बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो एएनएफ मैकेनिज्म चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर, अगर ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा हो गया, है ना, ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया टू एट्रिया ऑफ हार्ट, अब उसको पता चल जाएगा कि भाई यार ब्लड फ्लो तो ज्यादा हो गया है ना, तो इसकी वजह से क्या रिलीज करेगा वो एएनएफ, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, वो रिलीज करेगा। अब एएनएफ क्या करवाएगा, एएनएफ वेसोडाइलेशन करवाएगा। वेसोडाइलेशन पता है ना, जो आपकी ब्लड वेसल है वो डायलेट कर जाएगी, ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो यहाँ पर जो उसमें ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो दैट्स हाउ जो आपका एएनएफ मैकेनिज्म है वो आपके जीएफआर को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्चुरेशन। तो भाई मिक्चुरेशन का होता है मैम, मिक्चुरेशन मैम थोड़ा बहुत सुना सुना सा लग रहा है, हमने 10th क्लास में शायद पढ़ा है, हो सकता है पढ़ा हो या फिर तुम लोग को याद नहीं हो, है ना, हो सकता है, बट मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मिक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, है ना, और अगर इसमें कोई भी न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है। एक अडल्ट ह्यूमन एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करता है पर डे, है ना, पर डे की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो यूरिन है वो कैसा होता है ना, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है ना, साथ ही साथ लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी लिक्विड होता है, पीएच इज अराउंड 6 और स्लाइटली एसिडिक है ना, पीएच 6 है तो स्लाइटली एसिडिक। तो ये यूरिन के बारे में थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक दिन में पर डे के हिसाब से 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, समझते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जैसे मैंने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, बट अगर यहाँ पर कोई भी न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आइए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, और ये आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन आकर फिल हो गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन है वो टेम्पररी आकर स्टोर होता है। अब जैसे ही आपका ये ब्लैडर भरेगा तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में। आपने देखा होगा जब आप बलून में पानी भरते हो तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता है, तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे जैसे उसमें फिल होता जाएगा यूरिन वो स्ट्रेच होगा, है ना। यहाँ पर आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज देंगे। ठीक है, तो सिग्नल जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, भाई हमारी जो थैली है वो भर चुकी है ना। यहाँ से आपका मोटर रिस्पॉन्स आएगा और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स करेगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये आपका किसका डायग्राम हो गया, क्या मैकेनिज्म है ये, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म है। ठीक है,
किसका मैकेनिज्म है? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म है। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, है ना, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि आपको नहीं समझ में आए, राइट। चलिए अब देखो यार, यूरिन के एनालिसिस से आप बहुत चीज़ें पता कर सकते हो, जैसे कि यूरिन एनालिसिस बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट करते हो, तो कभी कभी यूरिन एनालिसिस भी करते हैं, तो आपसे बोलेंगे कि भाई यूरिन दे दो, है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है ये एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि मैम, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया, है ना। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कीटोनूरिया। कीटोनूरिया हो रहा है, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो इससे हमें क्या पता चल सकता है? इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस, राइट, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चल सकता है। दूसरा आता है कि बहुत सारे और ऑर्गन्स हैं जिनका रोल होता है एक्सक्रीशन में, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि लंग्स हो गया। ये क्या करता है? लंग्स आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करता है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये आपका रिमूव करता है। दूसरे पे आता है लिवर की अगर हम बात करें, है ना, लिवर की हम अगर बात करें तो ये क्या करेगा? ये सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टीरॉइड हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गया, ड्रग्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो आपके जो स्वेट आता है स्वेट ग्लैंड से, है ना, उसमें NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो मतलब और भी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल होता है ना। ये जो आपके क्या कहते हैं, जो भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करने में, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड का दिया हुआ स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? वाओ, डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है ना, जैसे मैंने बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो आपका पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपकी बॉडी में बन रहा है उसको रिमूव करने का काम पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, राइट। अगर किडनी जो है वो मैल फंक्शनिंग है, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, क्या वो बाहर जा पाएगा? क्या उसका रिमूवल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है, राइट। तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन अ ब्लड, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? यूरेमिया बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है और कभी कभी इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो जाता है। आई बात समझ में, है ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करा जाता है? इसमें हीमोडायलिसिस का प्रोसेस जिसकी हेल्प से यूरिया को रिमूव किया जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ब्लड को ड्रेन आउट करते हैं फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड इसको एक डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। फिर उसके बाद डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है ना, कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन। The unit contain a coiled cellophane tube surrounded by a dialysing fluid having the same composition that of the plasma। इसको मैं समझाती हूँ, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से हमने ब्लड लिया है ना, ये आपका डायलिसिंग यूनिट है, यहाँ पर ये ब्लड को हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका पूरा डायलिसिंग मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? डायलिसिंग मेम्ब्रेन बना हुआ है, और इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, ये इस तरीके से है ना, इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसका सेम कॉम्पोजिशन है, सेम कॉम्पोजिशन किसके जैसा? प्लाज्मा के जैसा, ठीक है, प्लाज्मा के जैसा सेम कॉम्पोजिशन है, बट यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ब्लड पेशेंट के ब्लड में तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा, यूरिया तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपकी सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये आपकी पोरस होती है ना, तो अब यहाँ पर आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है।
ये इधर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन इज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर यूरिया नहीं है ना, यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर है, तो ये हायर से लोअर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. यहाँ पर जो blood होगा वो clear हो जाएगा। The cleared blood is pumped back to the blood through a vein after adding a antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patient all over the world. Uremic patient जिनके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो गया है ना, ड्यू टू किडनी फेलियर या फिर मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिनके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर यूरिया जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ना, उनके लिए बहुत ही एक वरदान की तरह है ये जो मेथड है ना, ये एक वरदान की तरह है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये एक ऐसा मेथड है इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर, अ फंक्शनिंग किडनी बेसिकली हम लोग उसका ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना। और कहाँ से लिया जाता है? डोनर से लिया जाता है, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, है ना। Modern clinical procedures have increased the success rate of such complicated technique. तो किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? किडनी फेलियर में, है ना। किस कंडीशन में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया जाता है? जब आपका किडनी फेल हो जाता है, उस टाइम पर हम लोग डोनर से, कोई डोनर होगा, है ना, उससे किडनी लेंगे और यहाँ पर बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि कोई क्लोजली रिलेटिव हो, ताकि क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर सकती है? उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है ना। क्योंकि भाई अब कोई भी किसी का किडनी आ रहा है वो आपके लिए फॉरन ही होगा ना, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा और उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से प्रेफर करते हैं कि क्लोजली रिलेटिव हो। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर में किया जाता है। फिर आ जाता है रीनल कैल्कुलाई, स्टोन्स बन जाना, है ना। स्टोन्स क्या है? आपके इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी, उसको हम लोग रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। फिर आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ये सारे डिसऑर्डर्स हो गए, है ना। ये सारे आपके डिसऑर्डर्स हो गए हैं। अब एक बार थोड़े से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। एक बार थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द वासा रेक्टा, व्हाट इज द वासा रेक्टा एंड व्हाट इज देयर रोल। तो यहाँ पर आपको वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है ना, साथ ही साथ उसका फंक्शन भी बताना है। ठीक है, राइट, ये तो कर लोगे ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये आप लोग कर लोगे। एक मिनट 1 मिनट हम लोग एक बार क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आइए देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, है ना। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। ठीक है ना, सही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, सही है ना। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी वाला आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सी आ जाएगा इसका आंसर। ऑल राइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग की बात करी है, इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increase the surface area for release of reabsorption. ओके, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो गलत है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो डिसेंडिंग तो आपका वाटर के लिए परमिएबल होता है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपके इम्परमिएबल है वाटर के लिए, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium, ठीक है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, यूरिक एसिड है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर सैलमेंड्रा एंड हिप्पोकैम्पस और पैवो और ऑर्निथोरिंकस, तो यहाँ पर आई थिंक पैलेट और पेस्ट की बात हो रही है, तो पैवो आ जाएगा, है ना, पैवो। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इज distal convoluted tubule, proximal Bowman's capsule, descending limb of loop of Henle. Part of nephron involved in active reabsorption of sodium. तो यहाँ पर PCT आ जाएगा, है ना, proximal convoluted tubule। तो ये आपका करेक्ट आंसर इज बी, राइट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं थोड़े से आपके लिए क्वेश्चंस दे दूँ। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में दे देना, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में, वही है ना, चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देना। बाकी के क्वेश्चंस और भी हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ एक दो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ऑल राइट, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ऑल राइट, सो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जो हैंड रिटन पूरा पीडीएफ है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करो, ज्वाइन कर लो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसकी हेल्प से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, और वहाँ पर पीडीएफ ये आ जाएगी और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो यस, एक और चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।